आइए 2014 का सेट नंबर 4 देखते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट का है, क्लास 12 यूपी बोर्ड। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आया जो है ये ए गर्ल विद ए बास्केट से आया है $100 ए ईयर। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस है। दूसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ से आया था ये, इस बार सिलेबस में। तीसरा जो है फतीक चक्रवर्ती, जो करेक्टर है ये लड़का जो है ये होम कमिंग में है। कहाँ से आया ये? होम कमिंग में से आया है। इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं। 30 नंबर में 30 वर्ड में जो आपको लिखना है, इसमें 30 शब्द में 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कोई एक लिखना है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाई डिड चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन राइटर। ये आपका गर्ल विद बास्केट से ही है कि बच्चे जो है लेखक पर लोकस्ट मन होता है टिड्डी दल, टिड्डी दल की तरह क्यों टूट पड़े। क्लियर? ये लिखना है, क्योंकि अपने टोकरी बेचना चाहते थे, बास्केट बेचना चाहते थे, फैंस बेचना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई व्हाट एडवाइस डज द राइटर गिव अस व्हेन वी आर इन सारो आर इन जॉय। जब हम दुख में या सुख में होते हैं तो लेखक हमें क्या सलाह देता है। कि आपके सिलेबस में नहीं है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ से आया क्वेश्चन ये। तीसरा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यस राधा कृष्णन आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ वैल्यूएबल लाइफ। ठीक है, मूल्यवान जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुण राधा कृष्णन के अनुसार क्या है। क्लियर? तो दम, दान, दया, ये सब बताए गए हैं, आपको क्वेश्चन लिखाए गए हैं। कुछ पार्ट जो है, पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड किए गए हैं, पार्ट 2 का भी जल्द ही मिल जाएगा। जो लोग लिखे हो नोट्स ठीक है, नहीं लिखे हो तो वीडियो सबकी क्रम वाइज आपको मिलेगी। क्लियर? बस केवल आप सब्सक्राइब करके घंटी दबाए रहिए, आपको सारी वीडियो जो नहीं अपलोड है अपलोड हो जाएंगी। क्लियर? तो चलिए देखिए, जो अपलोड है पढ़ते रहिए, बाकी साल भर करते रहिए, सब आपकी पूरी तैयारी बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाएगी। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ। तीसरा देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है कौन सा जो है सही है। तो पहला ऑप्शन जो है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ के साथ क्या भरा जाएगा? OFF रहेगा, इतना ध्यान देना है, OF नहीं। क्लियर? OFF। फ्लिक ऑफ मन होता है झटक कर उड़ाना। ठीक है, तो यहाँ नाक पर बैठा था जब मच्छर, तो लेखक ने उसे अपने हाथों से झटक कर उंगली से उड़ा दिया था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फॉर सम क्या भरा जाएगा? सेंचुरीज, बिल्कुल सही। फॉर सम सेंचुरी, कुछ शताब्दियों तक हमने अपने वुमेन फोल्क माने स्त्री समाज पर, स्त्री लोगों पर नेग्लेक्टेड मतलब ध्यान नहीं दिया था, मुगल काल में था वो। आई हैंग बाय लिगामेंट इन द, इसमें सेंटर भरा जाएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है इस वर्ष। द डे बाय, द डे वेंट बाय, बिल्कुल। दिन, दिन वेंट बाय माने तो बीत गए, दिन बीतते गए। क्लियर? तो ये फतीक चक्रवर्ती जो है होम कमिंग पार्ट, फतीक चक्रवर्ती के लिए कहा गया, तो होम कमिंग से आया है। तो आई होप समझ गए होंगे चारों। पहले में आप, दूसरे में सेंचुरी, तीसरे में सेंटर, चौथे में वेंट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आगे बढ़ जाइए, 5वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 5वें क्वेश्चन में पहला जो है शॉर्ट स्टोरी से तीनों है, एक ही करना है आपको, 2 करना है। एट व्हाट टाइम डिड शंकु डिसाइड टू स्टील द वॉच एंड 5। किस समय शंकु घड़ी चुराने का निश्चय किया और क्यों? कई बार क्वेश्चन देखिए आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डिड। एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक से अपने दुश्मन की मौत के बारे में क्या कहा, क्या बता दिया ज्योतिषी ने गुरु नायक को। तो डिस्क्राइब द चाइल्ड साइकोलॉजी एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड कहानी में जैसा कि डिपिक्टेड माने वर्णन किया गया है या चित्रित किया गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी माने तो बाल मनोविज्ञान। क्लियर? उस बाल मनोविज्ञान का वर्णन करो। तो मतलब एक बच्चे की समझदारी उसमें बताया गया ना द लॉस्ट चाइल्ड में, कि मतलब खोने के बाद भी वो उन चीज़ों को जो है, जब आदमी जो है कहा कि बेटा क्या चाहिए, जो चीज़ें वो खोने से पहले लेना चाहता था नहीं पाया था, उसको दिलाना चाहता था लेकिन वो नहीं लिया। उस पहला प्राथमिकता दो अपने माता का और पिता को। क्लियर? तो ये चीज़ उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बच्चे की समझदारी को शो करती है। क्लियर? ये सब क्वेश्चन तो आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी इसकी अपलोड है साइड स्टोरी की, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, व्हेन आई कंसिडर जो है ये आपका कहाँ से आया है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आया है। पहला स्टेंजा है, तो इसको आप, इसके राइटर जो हैं जॉन मिल्टन है। क्लियर? तो इतना आपको पता रहेगा कहाँ से आया है, किस पोएम से और कौन इसके कवि हैं, तो आप इसका रेफरेंस बना के लिख सकते हैं। बाकी तो इसको आपको पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है आपका आगे, ही दैट लव्स ए रोज चीक। ये आपका जो है ये कहाँ से लिया गया है? ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी के राइटर कौन है? कवि
थॉमस कैरी, बिल्कुल सही। थॉमस कैरी इसके कवि हैं, पोएट हैं, तो ट्रू ब्यूटी से, और पहला स्टैंजा ये है। उसके बाद देखिए द वुड्स आर लवली, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जो है एलजी रिटेन कंट्री चर्च यार्ड, तो ये जो है इसमें पहला मत लिखिए, एलजी रिटेन कंट्री आपके सिलेबस में हट गया। ये ट्रू ब्यूटी भी देखिए हट गया था, वो ऑन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग से था। और बाकी ट्रू ब्यूटी, माय हेवन, ये दोनों सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, आप दोनों याद कर लीजिए। हाइपरबोली है, ऑनोमेटोपोइया, सिमली, इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है। अलंकार +2 उदाहरण देना है, ठीक ना। बाकी देखिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देख लीजिए, एक्सरसाइज दिया गया, इसको हम हल करके बता दे रहे हैं। आप लोग जो किए हो मिला लो, नहीं तो लिख लो। सरला सेड टू बिमला, विल यू कॉल ऑन मी इन द इवनिंग, बिमला सेड यस। तो आप सीधे सीधे कर दो, सरला आस्क्ड बिमला, क्योंकि पहला वाक्य इंपरेटिव, सॉरी आपका इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल सही। हाँ, सरला आस्क्ड बिमला, उसके बाद इफ लगाओगे, क्या लगाओगे, इफ। उसके बाद यू को बिमला के अनुसार सी करो, अब बिल का उड करो। इफ सी वुड कॉल ऑन मी का आप हर कर देना, ये दोनों लड़कियां हैं, और सरला के अनुसार हर हो जाएगा आप देखो। तो सरला आस्क्ड बिमला इफ सी वुड कॉल ऑन हर, कॉल ऑन हर मतलब उससे मिलने जाएगी, इन द इवनिंग। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद इवनिंग के बाद फुल स्टॉप लगा देना आप। फिर उसके बाद लिख देना बिमला रिप्लाइड, सेट की जगह क्या कर देना, रिप्लाइड। क्लियर। रिप्लाइड के बाद आप कर देना दैट, ठीक है, दैट। उसके बाद लिख देना सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा लिखते हैं, फिर सी लिखना, फिर विल का उड कर देना, गो कर देना, दैट सी वुड गो। बिमला रिप्लाइड दैट सी वुड गो, बिमला ने उत्तर दिया कि वह हाँ मतलब हाँ मैं आऊँगी मिलने। क्लियर। दैट सी वुड गो, सॉरी गो नहीं है, कॉल ऑन, सी वुड कॉल ऑन। क्लियर। उत्तर दिया कि वह मिलने जाएगी, सी वुड कॉल ऑन। क्लियर। अब कॉल ऑन तक ही रहने दो, या तो लिख सकते हो कॉल ऑन हर इन द इवनिंग, पूरा भी लिख सकते हो। क्लियर। या फिर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में भी यूज करते हैं, बिमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ऐसे भी कर दोगे तब भी आपका सही रहेगा। बिमला ने अब सकारात्मक उत्तर दिया, बिमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। या फिर आप इसको और शॉर्ट करना चाहो, बिमला एक्सेप्टेड, बिमला ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया। या फिर आप कह सकते हो बिमला एग्रीड, सब सही है। क्लियर। ठीक, इतने इसके तरीके, चाहे आप एक्सेप्टेड एग्रीड, ठीक है, इसको कर दो, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर दो, या फिर रिप्लाइड के बाद दैट लगा के सब्जेक्ट ऊपर पिछले वाक्य से दोबारा लिख दीजिए। ठीक ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें और भी है, विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो जान इसमें रिचार्ड से कह रहा है, तो देखिए इसमें ये केवल कॉलन लगा दिया गया है, तो कहने वाले हैं जान, सुनने वाले हैं रिचार्ड। तो इसमें आपको ये डायलॉग से दिया गया है, ठीक है। तो अब पहले इसके पहले वाला मिक्स्ड सेंटेंस था, तो इसमें जान आस्क्ड रिचार्ड कर दो, क्योंकि कहने वाले जान है, सुनने वाले रिचार्ड है। इसमें बात टॉकिंग से पता चल जाता है, सुनने वाला जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर। तो जान आस्क्ड रिचार्ड, जान ने रिचार्ड से पूछा। उसके बाद इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, इफ ही लगाओगे कि फर्स्ट हाफ है, यू का जो है रिचार्ड के अनुसार ही करोगे, बिल का वुड करोगे। उसके बाद वुड के बाद गो टू स्कूल, टुडे का क्या कर दोगे, दैट डे। क्लियर। इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, ठीक। उसके बाद आप फुल स्टॉप कर देना, फिर रिचार्ड रिप्लाइड कर देना, रिचार्ड रिप्लाइड, रिप्लाइड के बाद दैट लगा देना, दैट के बाद फिर ही लगाना, पिछले वाक्य से सब्जेक्ट और बार दोबारा लिखोगे, नो के नाते नॉट भी लगा के। हाँ, तो रिचार्ड रिप्लाइड, ठीक है, दैट, ठीक है ना। उसके बाद जो है दैट के बाद लिखोगे ही वुड नॉट गो, बस यही कर दो। रिचार्ड का नो, नो मतलब मैं नहीं जाऊँगा, तो हम इनडायरेक्ट कहेंगे दैट ही वुड नॉट गो, कि वह नहीं जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए जान देन आस्क्ड, जान देन आस्क्ड, देन माने फिर, जान ने फिर पूछा, एक बार पूछा था ना, दोबारा पूछ रहे, देन आप लगा सकते हो, अच्छा लगता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जान आस्क्ड कर सकते हो। क्लियर। जान देन आस्क्ड, आस्क्ड हिम,
हिम भी लगा देना, क्योंकि एक बार रिचर्ड नाम लिखे हो तो हिम लगा दो। जान देन आजिम, जान ने तब उससे पूछा, ठीक है, जान देन आस्क्ड हिम, क्लियर। हिम मतलब रिचर्ड। वाई मतलब वाई ही वुड नॉट गो, वाई ही वुड नॉट, उसको पूरा वाई मतलब क्यों मतलब तुम क्यों नहीं जाओगे, ऐसा मतलब उसको पूरा रूप लिखो, ठीक है। स्पोकन में 60 में लिखा जाता है, आप ग्रामर के हिसाब से उसको पूरा फुल स्पष्ट करो। वाई मतलब वाई ही वुड नॉट गो, जान ने फिर उससे पूछा कि वह क्यों नहीं जाएगा, क्यों मतलब वह क्यों नहीं जाएगा, क्लियर। वो कहे होंगे तो तुम क्यों नहीं जाओगे, हम कहें क्यों मतलब तुम क्यों नहीं जाओगे, हम इनडायरेक्ट बनाएंगे वाई ही वुड नॉट गो। उसके बाद फुल स्टॉप कर देना। फिर उसके बाद रिचार्ड रिप्लाइड हिम अगेन, रिचार्ड ने उसे दोबारा उत्तर दिया। अब देखिए रिचार्ड एक बार उत्तर दिया है ना, तो दोबारा कहिए जी अगेन लिख दो, ठीक है ना। ठीक, पहली बार देन लिखा जाता है, फिर दूसरी बार क्या लिखा जाता है, अगेन, अगले आदमी के लिए। रिचार्ड रिप्लाइड हिम अगेन, रिचार्ड ने उसे दोबारा उत्तर दिया। एक बार दिया था ना नो करके, अब की अगेन दे रहा, दोबारा दे रहा। इस तरह से पहली बार देन का प्रयोग करना चाहिए, फिर अगेन का प्रयोग करना चाहिए अगले पात्र के लिए, क्लियर। रिचार्ड रिप्लाइड हिम अगेन, ठीक। अगेन और देन नहीं लगाओ, गलत नहीं होगा, लेकिन लगा देना, वाक्य का अच्छा माना जाता है, अर्थ के अनुसार लगाया जाता है, ठीक ना। तो रिचार्ड रिप्लाइड हिम अगेन, अब दोबारा उत्तर दिया। दैट के बाद लिखना ही वुड नॉट गो, कि वह नहीं जाएगा। तब बिकॉज लिखो, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मतलब कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी माँ बीमार है। ये 60 में कहा गया ना, दैट ही वुड नॉट गो बिकॉज हिज मदर वाज इल। कुछ किताबों में आपको रिप्लाइड हिम अगेन दैट के बाद डायरेक्ट बता दे दैट हिज मदर वाज इल, क्लियर। डायरेक्ट भी बता सकते हो, तब बिकॉज नहीं लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब पीछे से लिख के क्लियर करोगे तो बिकॉज सही रहेगा, वही सबसे बेस्ट स्टाइल, ठीक ना। और रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो बिकॉज हिज मदर वाज इल, इज का वाज हो जाएगा, हिज मदर वाज इल एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर, और उसे उसकी देखभाल करना, क्लियर। एंड ही हैड टू लुक आफ्टर हर, ये वाक्य बनेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है, वह खुश नहीं है, ठीक। तो करना क्या आपको, आल दो से बना दो। यद्यप वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, ALTHOUGH, आल दो शुरुआत में लगा दो, रिच के बाद कामा कर दो। आल दो सी इज रिच, सी में एस छोटेस कर दो। आल दो सी इज रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी, फिर एस छोटेस कर देना। आल दो सी इज रिच कामा सी इज नॉट हैप्पी। चलिए अब कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल में क्या करना है, ही इज फेर वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इसमें करना क्या है, इन्फिनिटिव्स बनेगी। बेरी हटा के TOO कर दो, फिर फैट लिख दो, फैट के बाद ही कैन नॉट हटा के TO कर दो, और कुछ नहीं करना। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह बहुत मोटा है, वह तेज नहीं दौड़ सकता है, कहने मतलब वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। देखिए ग्रामर का रूल सुन लो, अगर पहले वाक्य में बेरी आया है और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आया है, तो बेरी को हटाकर हम TOO का प्रयोग करते हैं, अगले वाक्य से सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा के TO प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्लियर। ये असमर्थता बताया जाता है ऐसे वाक्य में, तो असमर्थता बताने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, TOO + 2, ठीक। अगर समर्थता रहता है तो वहीं हम ENF का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे यही वाक्य अगर ऐसे आ जाएगा, ही इज वेरी फैट ही कैन रन फास्ट, तो आप ऐसे करें, ही इज फैट एनफ टू रन फास्ट, ऐसे किया जाता है, क्लियर। ही इज फैट एनफ, तब पहले बेरी न लगा के बाद में एनफ बढ़ा दिया जाता है, क्लियर। लेकिन ऐसे ही वाक्य आपको परीक्षा में आते हैं, एनफ वाला नहीं आता, अगर आ जाएगा तो कर भी सकते हो। तो चलिए, ही इज टू फैट टू रन फास्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, तो सीधी सी बात है, इसमें भी आपको TOO हटा के आपको सो रिमूव टू वाला नियम लगेगा। इट इज़ नेवर सो लेट, अब इतना ध्यान देना है, लेट के बाद जो है आपको करना है दैट लगाना है, फिर ONE लिखना है, या तो ONE लिख दो या तो WE लिख दो, दोनों सही है, यहाँ 1 और V दोनों पॉसिबल हैं, क्लियर। एक ही लिखना है, इट इज़ नेवर सो लेट दैट, 1 लिख दो या V लिख दो। उसके बाद आपको लिखना है कैन नॉट सटा के लिखना, दूर नहीं लिखना, देख लो जैसे ऊपर दिया गया वेरी फैट के बाद, क्लियर। ग्रामर का रूल है कैन नॉट सहायक क्रिया प्लस नॉट हमेशा सटा के लिखा जाता है, बाकी और कोई सहायक क्रिया ऐसा नहीं लिखा जाता।
तो इट इज़ नेवर टू सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न या वी कैन नॉट लर्न, मतलब कभी इतना देर नहीं होता है कि व्यक्ति सीख ना सके। कहने का मतलब इसका मेन हिंदी होती है जब जागो तभी सवेरा। ठीक, अब देखिए इसमें क्यों हम वन लगा दिए, वही लगा दिए, उसको सुन लो। अगर ग्रामर का नियम है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट इट है, क्लियर, और उधर टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव के बाद, लेट के बाद, यानी कि फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, ये सब ना दिया हो, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको वन या वी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी दे देता है इट इज़ टू लेट फॉर हिम, ऐसे दे देगा, उसके टू मेंड ऐसे दे देगा, तब तो हिम को हम ही बना लेंगे, फार को हटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, इंडिकेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वन या वी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हिंदी के हिसाब से देखो, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, मतलब सीखने के लिए कभी उतना देर नहीं होती है जितना हो, क्लियर, कि व्यक्ति, इट इज़ नेवर टू लेट, कभी उतना देर नहीं होता टू लर्न, कि व्यक्ति सीख ना सके या हम सीख ना सके। तो वन माने व्यक्ति, वी माने हम। वी भी पूरी मानव जात को बताता है, वन भी बताता है, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, दैट ही ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। सीधी बात है, इसको आप करना है सिंपल सेंटेंस, क्लियर। तो मैं निश्चित हूँ कि वह ईमानदार, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, आप ऐसे कह दो, आई एम सर्टेन ऑफ हिज बीइंग ऑनेस्ट, क्लियर। आई एम सर्टेन ऑफ हिज बीइंग ऑनेस्ट, मुझे उसके ईमानदार होने का क्या है, सर्टेन माने विश्वास है, निश्चितता है, क्लियर। आई एम सर्टेन ऑफ हिज बीइंग ऑनेस्ट, क्लियर, या ऑफ हिज ऑनेस्टी कर दो अगर इतना ना लिखना चाहो। आई एम सर्टेन, और थोड़ा छोटा करना चाहो, आई एम सर्टेन ऑफ हिज ऑनेस्टी कर दो, मुझे उसकी ईमानदारी का, ठीक है, ऑफ हिज ऑनेस्टी भी कर सकते हो। देखिए, आई एम सर्टेन ऑफ हिज ऑनेस्टी, मुझे उसकी ईमानदारी का, सर्टेन माने विश्वास होना या निश्चित होना, या फिर आई एम सर्टेन ऑफ हिज बीइंग ऑनेस्ट, मुझे उसके ईमानदार होने का सर्टेन है, निश्चितता है या विश्वास है। सर्टेन माने निश्चित होना या विश्वास होना, क्लियर। मैं उसके ईमानदार होने के प्रति निश्चित हूँ, आई एम सर्टेन ऑफ हिज बीइंग ऑनेस्ट, मैं उसके ईमानदार होने के प्रति निश्चित हूँ। या ऐसे भी कह सकते आई एम सर्टेन ऑफ हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी के प्रति निश्चित हूँ। आप माने के प्रति भी होता है, दोनों सही है, जहाँ जैसे बनाए हो आप। आई एम सर्टेन ऑफ हिज बीइंग ऑनेस्ट या आई एम सर्टेन ऑफ हिज ऑनेस्टी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दो सही करो। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट व्यू, क्लियर। तो सीधी सी बात है, इसमें मोस्ट हटा दो, क्लियर, केवल मोस्ट हट, इसमें मोस्ट इसलिए हट जाएगा क्योंकि एक्सट्रीम ऐसा राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, एक्सट्रीम, ये सब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं हम, ठीक ना। तो इसके लिए इसके पहले मोस्ट ना लगाओ ना, तो मोर ही लगेगा। एक्सट्रीम माने अत्यधिक, मोस्ट हटा दो, ठीक है। द एक्सट्रीम व्यू कर सकते हो, क्योंकि व्यू नाउन है तो ए एन द लगा सकते हो एडजेक्टिव पहले, ठीक है, व्यू के हिसाब से, लेकिन मोस्ट कभी नहीं लगा सकते हो, क्लियर। तो मोस्ट काट दो, बाकी सही है। दूसरा, सी इज मोर चार्मिंग देन एनी वुमेन लिविंग, तो इसमें क्या गलती है, सीता इज मोर चार्मिंग देन एनी वुमेन लिविंग, गलती कहाँ मिल रही है, सीता में नहीं गलती है, मोर में भी नहीं गलती है, एनी के बाद गलती है, अदर लगेगा, एनी अदर वुमेन, क्लियर। कभी भी एनी के साथ अदर लगाते हो कंपैरेटिव डिग्री में, उसकी कई, मतलब बता, सीता अधिक सुंदर है देन एनी अदर वुमेन लिविंग, मतलब जो और भी औरतें रह रही हैं उनकी अपेक्षा, क्लियर, किसी भी अन्य औरतों की अपेक्षा लिविंग जो रहने वाली है, क्लियर। तो उसकी तुलना और औरतों से किया जा रहा है, तो एनी के साथ हमेशा अदर लगता है, इतना जान लो, क्लियर। एज सो एज लगता है, तब अदर नहीं लगता, जब एनी लगेगा तो अदर भी लेकर आएगा अपने साथ। देन एनी अदर फ्रेज है, देन एनी कोई फ्रेज नहीं है, क्लियर। तो ये अदर लगाओ, वाक्य सही करो। अगला है कैन यू लेंड मी फ्यू रुपीज़, क्या गलती है, कैन यू टेल मी, बता सकते हो, कैन यू लेंड मी फ्यू रुपीज़, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो, नहीं समझ में आ रहा। फ्यू के पहले ए लगा दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। फ्यू का मतलब होता है नथिंग के बराबर, कुछ भी नहीं, नकारात्मक कर देता है फ्यू और लिटिल। अगर तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो, कुछ तो मतलब मांग ही रहा हूँ, ये तो है नहीं कि ना के बराबर मांग रहा हूँ, क्लियर।
ठीक, 1 2 4 6 10, ठीक है, कुछ ना रुपए तो आदमी मांग ही रहा, तो इसमें फ्यू के पहले ए लगा दोगे, आपका करेक्ट वाक्य हो जाएगा। क्लियर? फ्यू का मतलब ना के बराबर रूप, ना के बराबर तो मांगेगा नहीं कोई, कुछ तो मांगेगा ही, तो कुछ का सेंस देने के लिए ए फ्यू लगेगा। इसी तरह से लिटिल भी होता है, लिटिल मतलब थोड़ा, ना के बराबर थोड़ा, ए फ्यू। अगर यही वाक्य देखिए ऐसे है, क्या तुम, कैन यू गिव मी लिटिल वाटर, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो, तो लिटिल मात्रा बताने के लिए लगेगा। क्लियर? तो आप वहाँ ए लिटिल वाटर करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि कुछ पानी तो उसको देना ही पड़ेगा, भाई पानी की प्यास वगैरह बुझे। उसी तरह से लिटिल और फ्यू दोनों लगते हैं। अब यहाँ ए लगा दो, वाक्य सही। अगला देखते हैं, आई हैव रिटर्न द बुक लास्ट संडे, मैं पिछले संडे को ही किताब क्या किया हूँ, वापस कर दिया हूँ। बताओ क्या गलती है? एनीवन? गलत है, हैड नहीं होगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। नियम पढ़ाए गए हैं, लिखाए गए हैं एक्सीलेंट के अनुसार। वेरी गुड, अब सही आंसर निकल के आ रहा है। हैव हटा दो, क्योंकि लास्ट और स्टरडे और एगो ये सब बताए थे, और कोई सन, नेम ऑफ सन 1904 2015, ये सभी आने पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया था। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं। अब यहाँ उसने मुझे पिछले संडे जो है किताब दे दिया, तो बीती बात है, तो कहाँ प्रेजेंट में लेके जा रहे हो, हैव नहीं लगेगा। क्लियर? हैव हटा दो, वाक्य करेक्ट। सेकंड फॉर्म रिटर्न चलेगा। आयरन इज एन यूजफुल मेटल, क्या गलती है? आयन हटा के ए करो, क्योंकि यूजफुल में जब इसका उच्चारण लिखोगे तो या आएगा, और यह क्या है आपका हिंदी के अनुसार व्यंजन है, तो हिंदी के व्यंजन के अनुसार जो आता है उसके पहले ए लगेगा, स्वर के अनुसार आ से आ तक ए लगेगा। क्वेश्चन है आपका, ही इंसिस्टेड ऑन हिम टू लीव द क्लास, ठीक है, वह उससे क्लास छोड़ने के लिए जोर देकर कहा। इंसिस्ट माने होता है जोर देना। क्लियर? तो गलती क्या है यहाँ आपको? गलती ये है, आन मत लगाओ, क्योंकि इंसिस्ट वर्ब है, तुरंत उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम लिख दो। ही इंसिस्ट हिम, इंसिस्ट माने जोर देकर कहा ना, ही इंसिस्ट हिम माने वह उस पर जोर देकर कहा। क्लियर? टू लीव द क्लास, आगे इनफिनिटिव है ही। आगे देखते हैं अगला। अब देखते हैं हम मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। पॉइंट ब्लैंक माने क्या होता है? साफ साफ कह देना, साफ साफ होता है पॉइंट ब्लैंक माने साफ साफ, या इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है अत्यंत निकट से। क्लियर? तो साफ साफ, ठीक है, कहते हैं मुझसे एकदम साफ साफ बताओ, पॉइंट ब्लैंक बात करो, ठीक है। अब याद कैसे होगा, ट्रिक जानो। पॉइंट माने क्या होता है? बात होता है। ब्लैंक माने क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। पॉइंट माने बिंदु भी होता है, बात भी होता है। ब्लैंक माने क्या होता है? खाली। अब इतना जान लो, ब्लैंक से ही आप ट्रिक बना लो। अगर किसी ब्लैंक मतलब खाली, अगर कोई पन्ना है उस पर कुछ भी लिखा नहीं गया है, एकदम ब्लैंक है, तो खाली है, तो साफ साफ रहेगा ना, तो एकदम साफ साफ रहेगा, उस पर आप चाहे जो भी लिखो। क्लियर? तो ब्लैंक। क्लियर? उसी तरह से कोई पॉइंट होता है, ठीक है, बिंदु होता है, बात होती है, वो भी एकदम साफ रहता है। कोई भी पॉइंट माने बिंदु, कोई भी पॉइंट उस पन्ने पे नहीं लिखा है एकदम ब्लैंक है, यानी वो साफ साफ है। क्लियर? कोई भी पॉइंट उस पर नहीं लिखा गया पन्ने पर, वो एकदम ब्लैंक है, यानी साफ है। टू बी इन वोग, टू बी इन वोग माने होता है प्रचलन में होना। देखिए, टू बी माने होना होता है, इन माने में, वोग माने प्रचलन होता ही है, वोग माने प्रचलन या फैशन। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ अलग से ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेज ही है। इन माने में होता है, वोग माने प्रचलन या फैशन होता है, इन वोग माने प्रचलन में, टू बी माने होना, बात खत्म। क्लियर? प्रचलन में होना। क्लियर? अब इतना ध्यान देना, वाक्य बनाओगे तो टू बी हटके इज एम आर वाज वर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब दिस फैशन इज इन वोग नाउ इट इज, आजकल यह फैशन प्रचलन में है। ठीक, बस हो गया। अगला, गो बैक ऑन माने क्या होता है? गो बैक ऑन माने मुकर जाना, मुकर जाना, मुकर जाना, ठीक है, या अस्वीकार कर देना भी कह सकते, नहीं मुकर जाना ही कर दो बेटा, मतलब वादे से मुकर जाना। जैसे कोई वादा आप किसी कहे हो तो वो मुकर जाओ, मुकर जाओ मतलब अस्वीकार कर दो कि मतलब पूरा ना करो। क्लियर? तो मुकर जाना का मतलब क्या होता है? सुनो, गो माने जाना, बैक माने वापस, आन माने पर, मतलब वापस अपनी बात पर से वापस चले जाओ। गो बैक वापस से, आन माने पर अपनी बात पर से क्या वापस चले जाओ, यानी कि मुकर गए। क्लियर? जैसे आप किसी से कह दिए चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुमको पैसे की दिक्कत है, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा, कल तुम्हारा काम हो जाएगा। जब वो कल लेने आया, कहो कि भैया मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, तो अपनी बात पर से आप वापस चले गए ना,
यानी कि आप गो बैक ऑन कर गए वापस, क्लियर, मुकर गए, हो गया ना बात। चलिए आगे देखते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड माने क्या होता है? कभी हाँ कभी ना करना, कभी हाँ कभी ना करना, उसको हम कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ कभी ना करना। अब देखिए ट्रिक क्या है आपकी याद करने की। ब्लो माने बहना होता है, हॉट माने गर्म, कोल्ड माने ठंडा। तो आप कभी, जैसे आपसे पूछा गया ये बताओ कि हवा कैसे चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो आप गर्म चलेगी कहोगे हाँ चल रही है, हाँ बह रही है। फिर थोड़ी देर बाद ठंडी बहने लगी, कहोगे गर्म हवा चल रही है, कहोगे नहीं। तो कभी हाँ मतलब ब्लो, कभी गर्म बह रही, कभी ठंडी हवा बह रही, तो कहने मतलब तो आप उसी हिसाब से बताओगे कभी हाँ कभी ना कहना। इस तरह से आप शब्दों से उसका कनेक्शन करिए उसके अर्थ का, तभी आपको याद होगा, नहीं तो आप बिल्कुल क्या करोगे, भूल जाओगे। क्योंकि मतलब ब्लो हॉट एंड कोल्ड को आप आराम से इस तरह से ट्रिक से याद करोगे, शब्दों से उसको लिंक करो, जानकारी कनेक्ट करो, ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म। अगला है टर्न डाउन। टर्न डाउन माने क्या होता है? अस्वीकार कर देना। टर्न डाउन माने अस्वीकार कर देना। तो ये कैसे याद होगा, इसकी ट्रिक जानो। टर्न माने क्या होता है? मोड़ना, डाउन माने नीचे, क्लियर। जैसे मान लीजिए आप किसी को गिफ्ट ले जाके दिए, लीजिए ले लीजिए, आपने आप गिफ्ट दे के प्रपोजल किया, तो उसने गिफ्ट को क्या किया? टर्न माने मोड़ के नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, मतलब उसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया। आई डोंट लाइक, आई हेट यू, आई डोंट लाइक। एंटोनिम्स में आपका पहला शब्द है एक्विट। एक्विट माने क्या होता है? छोड़ देना। जैसे कानूनी रूप से किसी को छोड़ देना, तो अगर कानूनी रूप से किसी को सजा देना, छोड़ना नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्विक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही, CONVICT। कॉन्विक्ट होता है, कॉन्विक्ट माने होता है सजा देना। कानूनी रूप से कॉन्विक्ट, CONVICT, कॉन्विक्ट माने होता है कानूनी रूप से किसी को सजा देना, क्लियर। एक्विट माने छोड़ देना। से सलमान खान को क्या कॉन्विक्ट किया गया था, सजा दिया गया था हिरन को जब मारा था, तो फिर बाद में उसको एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, क्लियर। चलिए ये एग्जाम्पल है, क्लियर। डेब्टर। डेटर माने बी साइलेंट है। डेटर माने होता है जो दे, कर्ज दे, और क्रेडिटर माने जो क्रेडिट मतलब जमा करे। डेटर माने होता देनदार, क्रेडिटर माने क्रेडिटर माने देनदार होता है, डेब्टर माने होता है लेनदार जो डेप्ट लिया हो, क्लियर। तो इतना जान लो, डेप्ट का कर्ज होता है ना, कर्ज लेते हो डेप्ट होता है, और क्रेडिट माने जमा करते हो। तो जैसे क्रेडिट की स्पेलिंग जान लो कि CREDIT, तो उसमें OR है तो इसमें भी आप OR जोड़ दो। डेट का क्रेडिट होता है ना, डेट माने कर्ज, क्रेडिट माने जमा, क्लियर। अब किसान वही खाता से मतलब जो क्रेडिट कार्ड से लोग क्या करते हैं, डेट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, फिर क्रेडिट कर देते हैं, जमा हो जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो डेट का क्रेडिट होता है और डेटर का क्रेडिटर होता है, बस ऐसे याद कर लो, क्लियर। CREDITOR। ब्लंट। ब्लंट माने होता है धारहीन, या धारहीन, या गांव और लोग कहते हैं इसको भथुरा कहते हैं। कोई मतलब जैसे मतलब कोई औजार है, चाकू है, खुरपा है, हंसिया है, तो वो क्या होता है? ब्लंट हो जाता है, तो काटता नहीं है, सब्जी तक नहीं काटता, तो उसको क्या कहते हैं? ब्लंट हो गया है, धारहीन हो गया है, भथुरा हो गया है। हिंदी में हाँ भथुरा भी वर्ड है, गड़बड़ वर्ड नहीं है, लिखा जाता है हिंदी में किताब में। अब इसका होता क्या है? एंटोनिम्स। शार्प। शार्प माने क्या होता है? धार युक्त या तेज, क्लियर। अगला देखते हैं डिजास्टर। सिनोनिम्स बताओ। डिजास्टर माने विपत्ति, दुर्भाग्य, ये सब मुसीबत, तो मिस फॉर्चून कर दो, मिस फॉर्चून, ठीक है ना। कैलेमिटी, मिस फॉर्चून, ये सब होते हैं। ह्यूमेन माने क्या होता है? ध्यान से देखना, मानव का अंग्रेजी नहीं, ह्यूमेन है। ह्यूमन में ई जोड़ दोगे तो ह्यूमेन हो जाएगा। ह्यूमन किसके कहते हैं? जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी हो उसको ह्यूमन कहेंगे, मानव की क्वालिटी। तो यानी परोपकारी या दयालु, परोपकारी कह दो या दयालु कह दो, क्लियर। तो आप इसको काइंड भी कह सकते हो, या एक शब्द बहुत बढ़िया इसके लिए बेनेवोलेंट, VENEVOLENT, बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, BENE, बेने
VOLENT। बेनेवोलेंट माने होता है परोपकारी या दयालु, दूसरे के बारे में सोचने वाला। क्लियर। अब बेनेवोलेंट भूल जाना तो काइंड लिख देना, मर्सीफुल लिख देना, चल जाएगा वो भी। क्लियर। काइंड मर्सीफुल माने भी दयालु। ठीक, चलिए, लेकिन मर्सीफुल में MERCI रहेगा, वाई को आई में बदल देंगे, तब फुल या फ्यूल जोड़ेंगे। अब अगला देखते हैं सरपेंट। सरपेंट माने तो सांप होता है, स्नेक कर दीजिए, क्या दिक्कत है, सबसे सरल शब्द। SNAKE, स्नेक माने सांप होता है, सरपेंट माने सांप होता है। SNAKE, स्नेक माने सांप होता है। चलिए देखते हैं आगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? ओपेक। OPAQUE, ओपेक माने अपारदर्शी, पीछे भी आया था, कई बार आया। वन हु टोटली अब्सटेंस फ्रॉम लिक्वर, एक ऐसा व्यक्ति जो, लिक्वर माने क्या होता है? शराब होता है, मादक चीज़ होता है, मादक पेय होता है। तो जो शराब से पूरी तरह से परहेज करता है, अब्सटेंस माने होता है परहेज करना, टोटली माने खुद, जो शराब से या मादक चीज़ों से पूरी तरह से परहेज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? टी टोटलर। एक्सीलेंट में आपको मिलेगा टी टोटलर, माने मादक पेय ना लेने वाला। टी टोटलर में ध्यान देना, चाय वाला टी मत लिखना, यही गलती करते हैं बच्चे। TEE रहेगा, TOTALLER। एक्सीलेंट में मिलेगा, स्पेलिंग देख लेना अगर कंफ्यूज होना तो। TEE, टी रहेगा, TEE, TOTALLER, टी टोटलर। क्लियर। टी टोटलर माने होता है मादक पेय ना लेने वाला, कोई भी एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेगा वो। टी टोटलर एक ऐसा व्यक्ति होगा, कोई भी नशा वाली चीज़ कुछ भी नहीं लेगा, ना शराब लेगा ना कोई मादक चीज़। क्लियर। तो आप इसको याद करने की ट्रिक बना सकते हो। टी टोटलर मतलब टोटली टी ही पी लेगा, लेकिन कुछ भी मादक चीज़ नहीं पिएगा, टी टोटलर होगा। लेकिन ध्यान देना, टी वाली स्पेलिंग नहीं रहेगी, TEE रहेगा। अगला, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा शासक जिसके पास संपूर्ण अथॉरिटी माने सत्ता हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टेटर। डिक्टेटर माने होता है तानाशाह, DICTATOR। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जैसे वो जो कहे वही करे, जैसे जर्मनी में हिटलर था ना, डिक्टेटर था। क्लियर। डिक्टेटर सब बना डिक्ट, डिक्ट माने होता है से, डू एज आई से, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, उसको डिक्टेटर कहते हैं, जिसके पास संपूर्ण सत्ता हो, डिक्टेटर कहते हैं। ऑटोक्रेट भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए देखते आगे। तानाशाह होता है डिक्टेटर माने, तानाशाह जैसे भाई जो चाहे वही करे, किंग जॉन, आप नाम सुने हो, नॉर्थ कोरिया, जैसा कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। और OAR, अब देखिए वो होमोफोन्स बताओ। और माने क्या होता है? पतवार, नाव का पतवार, चप्पू, ठीक है, और कहते हैं उसको पतवार, जैसे पतवार के बिना नाव का पार नहीं होती। क्लियर। ORE, इस और माने क्या होगा? विज्ञान के आप लोग कुछ स्टूडेंट हो, इसमें बताओ। ORE, और मीन्स क्या होता है? अयस्क होता है, अयस्क या कच्ची धातु, अयस्क या कच्ची धातु, उसको और कहते हैं। ठीक है ना, ORE। और OAR माने होता है पतवार। ठीक है, दोनों का हिंदी जान लो, एक की स्पेलिंग याद कर लोगे, बाकी दोनों तो स्पेलिंग सहित मिलेगा ही पेपर में आपको। ठीक है ना। तो ORE कच्ची धातु, OAR माने पतवार। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रांसलेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।